नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त देवकीनंदन झाम एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट लेकर के। बैंक ऑडिट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। और लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट इस वर्ष आरबीआई ने चेंज की है, काफ़ी इंतज़ार के बाद, काफ़ी लंबे समय बाद चेंज की है। और जो चेंजेस आरबीआई ने इस बार प्रस्तावित किए हैं वो चेंजेस कायदे से बहुत पहले आ जाना चाहिए थे। नीरव मोदी और माल्या जैसे जो घटनाक्रम हुए हैं उस घटनाक्रम को देखते हुए ये चेंजेस बहुत पहले से आ जाने चाहिए थे, लेकिन इस बार आरबीआई ने जो है वो चेंजेस प्रपोज किए हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट क्या है? लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट एक क्वेश्चनार है जो आरबीआई बनाती है और ब्रांच ऑडिटर एज वेल एज सेंट्रल स्टेटरी ऑडिटर सभी को इसका आंसर देना होता है। हम ब्रांच ऑडिटर जो लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट बना करके देते हैं वो लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट को कंसोलिडेट करके सेंट्रल स्टेटरी ऑडिटर एक सिंगल ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं। इस बार जो ऑडिट रिपोर्ट है वो काफ़ी विस्तृत कर दी गई है पहले की तुलना में। ओरिजिनली 1985 में आरबीआई ने पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया था, बाद में ये रिवाइज हुई 92-93 में, उसके बाद 2003 में। मीन्स 10 से 15 वर्ष लेती है आरबीआई इसको रिवाइज करने में। और इस बार भी जो है वो कुल मिलाकर के 17 वर्ष लिए हैं इसको रिवाइज करने में, जबकि अर्थव्यवस्था और सारी चीज़ें लगातार चेंज होती रही। एनीवे, देर आए दुरुस्त आए। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट के संबंध में अगर हम बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक के सारे ऑडिटर को सबमिट करना है, प्राइवेट सेक्टर बैंक के ऑडिटर्स को सबमिट करना है, इंक्लूडिंग फॉरेन बैंक्स एंड फॉरेन ब्रांचेस, उनकी भी लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट बनाई जानी है। मेन ऑडिट रिपोर्ट और लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट दो ये सेपरेट रिपोर्ट है। और इस बार स्पेसिफिकली लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में ही मेंशन कर दिया गया कि एडवर्स रिमार्क्स अगर आपके एलएफआर में कुछ आ रहे हैं और वो आपको ऐसा लगता है कि मेन रिपोर्ट में दिए जाने चाहिए तो वो मेन रिपोर्ट में भी देने जाने चाहिए। मीन्स यहाँ पर आरबीआई का ये कहना है कि अगर आपकी कोई रिमार्क ऐसा है जो एलएफआर में आ रहा है और उसके कारण अगर कोई सब्सटेंशियल इम्पैक्ट आता है फाइनेंशियल पोजीशन पे ब्रांचेस की, या अदरवाइज कोई इस तरीके का रिमार्क आता है जो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्पफुल कर सकता है, तो वो एडवर्स रिमार्क को हमें मेन ऑडिट रिपोर्ट में भी डालना पड़ेगा। इस बार स्पेसिफिकली आरबीआई ने ये लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन कर दिया। इसके बाद आज हम आते हैं कि थ्रेशोल्ड लिमिट आरबीआई ने 2-3 जगह फिक्स की है इस एलएफआर में। वो थ्रेशोल्ड लिमिट ये है कि जब भी हम ऑडिट करेंगे तो कौन से ट्रांजेक्शन, किस लिमिट के ऊपर ट्रांजेक्शन हमें देखना है, किस लिमिटेड के नीचे ट्रांजेक्शन हम जो है वो टेस्ट बेसिस पे चेक कर सकते हैं। तो डिटेल वेरिफिकेशंस करने के लिए आरबीआई ने इस बार थ्रेशोल्ड लिमिट्स स्पेसिफाई कर दी है एलएफआर में। इसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखें दोस्तों, हम एलएफआर पर जब भी कमेंट करते हैं, अभी तक हम लोगों ने कोशिश की है कि हम स्पेसिफिक कमेंट रखें। आगे भी मेरा सभी दोस्तों से निवेदन है कि कोई वो वैग्यू कमेंट या जनरल कमेंट्स न डालें, स्पेसिफिक रहें, क्योंकि ये एलएफआर इस बार जो रिवाइज होकर के आई है, इस एलएफआर पे अगर हम लोग ढंग से तरीके से ऑडिट करते हैं तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि जो ऑडिट से बैंक्स दूर होते जा रहे हैं ब्रांच ऑडिटर से, वो इन रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद वापस से ऑडिटर की ओर जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें हमारे प्रोफेशन के प्रति, हमारे कार्य के प्रति ईमानदारी रखनी रहेगी और जनरल कमेंट्स अवॉइड करने रहेंगे। इसके साथ ही एलएफआर की एक कॉपी सेंट्रल स्टेटरी ऑडिटर को जानी चाहिए और एक कॉपी चेयरमैन को, और इट शुड बी एड्रेस्ड टू द बैंक्स चेयरमैन एंड कॉपी शुड बी मार्क्ड टू द सेंट्रल स्टेटरी ऑडिटर। हम इस एलएफआर को ऑडिट टूल के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। और इस बार मेरा ऐसा मानना है मित्रों कि अगर हमने एलएफआर को पहले से स्टडी करके ऑडिट प्लान नहीं किया तो हमें एलएफआर भरने में ज़्यादा समय लगेगा, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ज़्यादा समय लगेगा। तो हमें पहले से उसकी प्रॉपर तैयारी कर लेनी चाहिए। एलएफआर को ऑडिट प्लानिंग टूल के रूप में अगर हम यूज़ कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत बेहतरीन होगा कि हम जो है वो ऑडिट अच्छे से कर पाएंगे, दिए गए समय में हम ऑडिट कर पाएंगे।
अब हम बात करते हैं LFAR की। तो LFAR हमारी जो पूरी तरह से है वो 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला है असेट्स, जो बैंक के पास असेट्स हैं, बेसिकली एडवांसेस जो हैं वो इनकी मेजर असेट्स होती है। दूसरा है लाइबिलिटीज, डिपॉजिट्स आर द मेजर लाइबिलिटीज ऑफ द बैंक्स। इसके साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एट लास्ट पार्ट इसका जो है दैट इज जनरल कंट्रोल्स। RBI ने LFAR को इस तरीके से पूरा 4 पार्ट्स में बांटा है, और हर पार्ट्स के लिए उसने अलग अलग टाइप से क्वेश्चन डिज़ाइन किए हैं। उस क्वेश्चंस का आंसर हमें देना है। हम पहले पार्ट की ओर चलते। तो असेट्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज कैश। कैश में जो पॉइंट्स पिछली LFAR में थे मोर और लेस वही पॉइंट्स हैं, एक आधा पॉइंट बड़ा है, लेकिन उसका ऑर्डर्स चेंज कर दिए गए। सबसे पहले जो क्वेश्चंस आया करता था दैट वाज लाइक दैट कि जो रिटेंशन लिमिट फिक्स की गई है उससे क्या ब्रांच ज़्यादा कैश होल्ड करती है। इस बार जो फर्स्ट पॉइंट दिया है वो दिया है कि जॉइंट कस्टडी में क्या कैश रखा जाता है बैंक के पास, तो इसका आपको आंसर देना है। और यस, जॉइंट कस्टडी में तो है, लेकिन हम ये चेक कैसे करेंगे? तो हमें अटेंडेंस रजिस्टर भी देखनी है। क्या होता है कई बार कि जॉइंट कस्टडी दिखा दी गई, हमने साइन कर दिए गए कैश रजिस्टर पे, लेकिन मालूम पड़ा उस बार पर्सन ही एब्सेंट था। तो ये स्पेसिफिकली ध्यान रखें कि जिस ऑफिसर के साइन हैं कैश रजिस्टर पे कैश चेक करने के या जॉइंट कस्टडी के, उस रजिस्टर के साथ साथ टेस्ट बेसिस पे उसकी अटेंडेंस भी चेक कर लें एक बार, तो आपको पता चलेगा कि वो वास्तव में जॉइंट कस्टडी में रखा गया था या नहीं। इसके साथ साथ एक चीज़ और स्पेसिफाई की है, ये एक्स्ट्रा डाली है इस बार। पहले सिर्फ ये होता था कि कैश रेगुलर इंटरवल पर चेक हुआ है या नहीं हुआ है, हमें इस पे कमेंट देना होता था। इस बार स्पेसिफाई किया है RBI ने कि ATMs का चेक, जो ATMs ब्रांच से लिंक्ड हैं, मीन्स ATMs दो तरीके से मैनेज होते हैं। एक आउटसोर्स एजेंसी ATM को मैनेज करती है, तो उस केस में हमें नहीं देखना है। लेकिन अगर ब्रांच से लिंक कोई ATM है जिसका मैनेजमेंट ब्रांच के हाथ में है, जिसमें कैश फिट ब्रांच करती है, तो उस केस में बैंक ऑफिसर्स जो है उसका रेगुलर इंटरवल्स पर कैश वेरीफाई करते हैं या नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर कैश के डिफरेंसेस के चांसेस दोस्तों बहुत ज़्यादा आते हैं कई बार, क्योंकि हम देखते हैं कि कार्ड हमने लगाया, कैश डिस्पेंस नहीं हुआ, वापस मशीन में चला गया, कई बार कुछ ज़्यादा ले गए, तो चांसेस आते हैं। तो हमें ये देखना है कि इस पे कमेंट देना है कि रेगुलर इंटरवल पर बैंक ऑफिसर्स ने किया कि नहीं किया। तो ये हम कैसे देखेंगे? तो जब भी ऑफिसर्स कैश ATM पे वेरीफाई करते हैं तो वहाँ से एक स्क्रॉल जनरेट होता है, कैश स्लिप जनरेट होती है, वो बैंक के पास समय समय की होगी। आप उसको मंगा करके चेक करें कि वो बैंक ने चेक किया है या नहीं किया है। इसके साथ साथ हमें कैश रिटेंशन लिमिट, जो पहला पॉइंट हुआ करता था, वो थर्ड पॉइंट पे दे दिया गया और इसके 2 हिस्से कर दिए गए। पहला हिस्सा ये है कि साहब कैश रिटेंशन लिमिट से ज़्यादा है कि नहीं है। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है, हम लिख देते हैं, कई बार पहले लिखा जाता था कि ऑन मैनी ओकेजन्स कैश वॉज इन एक्सेस। नाउ ऐसा कमेंट न दे, हम नंबर ऑफ टाइम्स देते हैं कि साहब साल भर में 50 बार, 20 बार, 30 बार ऐसा हुआ है कि कैश रिटेंशन लिमिट से ज़्यादा गया है, ताकि बैंक उस पर केयर कर पाए। इसके साथ एक पॉइंट इसके अंदर जोड़ा है कि जो ईयर एंड का बैलेंस है आपका ATM में, स्पेसिफिकली 31 मार्च को जो लिंक्ड ATM है उसका एक कैश स्क्रॉल जनरेट किया होगा बैंक ऑफिसर्स ने, वो ईयर एंड पर जो बुक्स है उससे मैच करता है या नहीं करता है। तो आप उसको जब स्क्रॉल से मैच करेंगे और अगर कोई डिफरेंसेस है तो उसके रीज़न क्या है आइडेंटिफाई करें और उसको रिपोर्ट करें कि साहब ये डिफरेंस था। और क्या होता है कई बार कैश उसमें स्टक हो गया, एक्सेस कैश मिल गया। जब एक्सेस कैश मिल गया तो उस केस में जिसका पैसा स्टक हुआ है वो बैंक को एक इंटीमेशन देता है कि साहब मैंने कैश निकालने गया था, इतना पैसा मेरा अकाउंट में डेबिट हो गया, लेकिन वापस वो वहाँ स्टक हो चुका है। तो उसके बाद बैंक प्रोसेस करने के बाद उसको वापस दे देती है। तो ये डिफरेंसेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए जो है वो ATM का कैश बैलेंस आप ईयर एंड स्क्रॉल से चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही कैश इंश्योरेंस हमेशा की तरह हमें लिखना है, या लिखते हैं नॉर्मली के टेकन केयर एट हेड ऑफिस लेवल। अब जो अगला पार्ट है इसका वो है बैंक अकाउंट्स मेंटेन विद RBI, SBI एंड अदर बैंक्स। नॉर्मली जो है वो
एसबीआई के साथ या अदर बैंक के साथ करंट अकाउंटेंट स्पेसिफिकली छोटे ब्रांचेस में जो है वो मेंटेन किए जाते हैं। तो अगर वो मेंटेन किए गए हैं तो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हमें एक तो उसका बैंक रिकन्सिलेशन देखना है, साथ ही साथ बैलेंस कंफर्मेशन भी उसका हमें डिमांड कर लेना चाहिए, बैलेंस कंफर्मेशन है या नहीं है। इसमें जो आरबीआई ने चेंज किया है इस बार, वो सिंपली एक चेंज किया है कि पहले 6 महीने से पुराने जो ट्रांजेक्शन हुआ करते थे वो हमें रिपोर्ट करना पड़ते थे। अब जो है वो अगर कोई भी अनरेस्पॉन्डेंट ट्रांजेक्शन है और वो 15 दिन से ज़्यादा पुराने हैं तो वो हमें यहाँ पर इसमें इस बार रिपोर्ट करना है। अनरेस्पॉन्डेड ट्रांजेक्शन्स, अगर वो ट्रांजेक्शन रेस्पॉन्ड हो गए हैं या किसी कारण से पेंडिंग पड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक और पॉइंट हुआ करता था एलएफआर में, दैट इज़ मनी एट कॉल और शॉर्ट नोटिस। ये पॉइंट अभी भी है, लेकिन पहले जो है वो सिंपली एक लाइन का होता था कि साहब मनी एट कॉल और शॉर्ट नोटिस बैंक ने अगर रखी है तो क्या कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ ने जो गाइडलाइन दी है वो फॉलो की है या नहीं की है। मेरा ये मानना है दोस्तों कि इसमें मैक्सिमम ऑडिटर्स जो है वो नॉट अप्लीकेबल कर दिया करते हैं या कर देते थे। बहुत छोटी ब्रांचेस में आपको ये मिल सकता है मनी एट कॉल और शॉर्ट नोटिस, तो ध्यान से देखें, बैंक से इंक्वायर करें, क्योंकि इस बार इस पर कुछ ज़्यादा डिटेल मांगी गई है। मनी एट कॉल वो पैसा होता है, कई बार ये होता है कि जब छोटी जगह जाते हैं, 2 बैंक के अलग अलग ब्रांचेस है, एक दूसरे को कैश की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ कैश देते हैं। जो बहुत बड़ी ब्रांचेस है वहाँ पर अगर 10-12 दिन के लिए किसी कॉर्पोरेट एंटिटी को या किसी दूसरे बैंक को कैश की ज़रूरत पड़ती है, बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है, बैंक वहाँ दे देता है। तो ये मनी एट कॉल है, जब बैंक चाहे तब उसको कॉल कर सकता है। और शॉर्ट नोटिस के लिए अगर दिया है तो स्पेसिफिकली ये कॉर्पोरेट्स को दिया जाता है एज अ ब्रिज फाइनेंस के साहब, ये 15 दिन के लिए आपका मेन लोन जब तक प्रोसेस हो रहा है तब तक जो है आप ये 15 दिन के लिए ले सकते हैं। नॉर्मली 14 दिन का पीरियड होता है शॉर्ट नोटिस मनी का। तो ये अगर बैलेंस शीट में आ रहा है तो फिर आपको कुछ क्वेश्चंस के इससे संबंधित जवाब देने पड़ेंगे। वो ये है कि 15 दिन से ज़्यादा पुरानी अगर कोई इसमें एंट्री खड़ी हुई है मनी एट कॉल और शॉर्ट नोटिस में, तो उस पर हमको रिपोर्ट देना है, यहाँ पर उसके डिटेल्स देना है। इसके साथ साथ ईयर एंड बैलेंस कंफर्म है या नहीं है वो भी हमें यहाँ मेंशन करना है। साथ ही साथ जो है अगर उस पर कोई इंटरेस्ट ड्यू होता है, जो बैंक की इनकम है, जो ब्रांच की इनकम है, तो उसकी प्रॉपर अकाउंट फॉर किया है या नहीं किया है। तो ये थोड़ा सा इसमें चेंज आया है। पहले सिंपली ये पूछा जाता था कि साहब उसके लिए कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ ने जो गाइडलाइन दी है वो गाइडलाइन फॉलो हुई है या नहीं हुई है। लेकिन अब जो चेंज किया है वो ये किया है कि साहब बैलेंस भी कंफर्मेशन करें, इंटरेस्ट बुक हुआ या नहीं हुआ वो भी करें। अगला पॉइंट जो है दैट इज़ इन्वेस्टमेंट्स। तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए पहले जो है वो काफ़ी डिटेल दी रहती, इन्वेस्टमेंट के लिए पहले पॉइंट्स दिया रहता था कि साहब इन्वेस्टमेंट फॉर इंडियन ब्रांचेस, फॉर फॉरेन ब्रांचेस। अब फॉर इंडियन ब्रांचेस रिमूव कर दिया गया और नाउ इट इज़ फॉर ओनली आउटसाइड ब्रांचेस पूछा गया है। तो हम नॉर्मली ये मान के चल रहा हूँ कि सभी लोग जो है वो इंडिया में ही ब्रांचेस ऑडिट कर रहे हैं, इसलिए जो है वो इन्वेस्टमेंट से संबंधित पॉइंट पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के